आज हम आराइन के प्लेटफॉर्म पे चौधरी अकरम आराइन जो एक बड़ी मारूफ शख्सियत है आराइन बरादरी में भी, और उससे हट के कारोबारी सनतकारी के हवाले से भी बड़ी मारूफ शख्सियत है। उनसे आज हम मिलने आए। हम आराइन के हवाले से, हम आराइन बरादरी के हवाले से भी बातचीत करेंगे और चौधरी साहब की जो बायोग्राफी है उसके हवाले से पूछेंगे कि कहाँ पैदा हुए, कहाँ तालीम हासिल की, और उसके बाद जो एक कामयाबी का सफ़र है वो किस तरीके से जारी है। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा चौधरी साहब, पहले तो अपना थोड़ा सा बताएं अपने बारे में कि कहाँ पैदाइश है आपकी, और आपकी शुरू जो तालीमी साल है वो कहाँ गुजरे, किस तरीके से? मेरी जी तारीख़ पैदाइश ये है काजी अहमद में। काजी अहमद है एक जमाल शाह, तो वहाँ मेरी तारीख़ पैदाइश है। उसके बाद हम शिफ्ट हो गए टंडो आदम में। तो टंडो आदम में शिफ्ट होने के बाद फिर जो है एक गांव में शिफ्ट हुए थे जिसका नाम था अब्दुल हकीम खोसो का गोठ। वहाँ गांव में शिफ्ट हुए। तो मैं छोटा था जब, तो मेरे वालिद साहब जो है वो मेरे वालिद साहब जो हैं ज़िम्मेदारा करते थे। काजी अहमद में भी ज़िम्मेदारा करते थे और वहाँ भी ज़िम्मेदारा करते थे। वहाँ वालिद साहब ने थोड़ा सा ठेका ले लिया ज़मीन का। तो मैं वालिद साहब के साथ बिल्कुल अपने के साथ शाना बशाना चिपक के रहता था वालिद साहब के साथ। और वालिद साहब जो है मेरे साथ जो है ना, वालिद साहब इस तरह से रहते थे कि जैसे दोस्ताना माहौल था वालिद साहब का। और बल्कि मैं छोटा सा होता था, वालिद साहब जब हल वगैरह चलाने जाते थे तो भी मैं चिपक के रहता था। कराची में मेरे वालिद साहब बीमार हो गए थे 93 के अंदर। मैं कराची में शिफ्ट हो गया बल्दिया टाउन में, और जबकि मेरा वहाँ पे कोई कारोबार भी नहीं था और मुझे कोई काम भी नहीं आता था। मेरी टंडो आदम के अंदर एक साइकिलों की दुकान होती थी और साइकिल भी हम चलाते थे, किराए पे भी चलाते थे, नई भी बेचते थे, और प्लस बर्फ़ का एक डिपो कह लें वो भी होता था। तो उसी में हम गुज़र सफ़र करते थे। अचानक से फिर सब भाइयों को वहीं छोड़ के मुझे कराची वाले साहब के इलाज के लिए बल्दिया टाउन शिफ्ट होना पड़ा। जब मैं बल्दिया टाउन शिफ्ट हो गया तो फिर वाले साहब का इलाज चलता रहा। गालिबन चार ऑपरेशन मेरे वालिद साहब के हो गए। मसाने के कैंसर था, तो 4 ऑपरेशनों में भी वालिद साहब ठीक नहीं हुए। इस दौरान मेरा कारोबार का सिलसिला ये रहा कि मैंने कोई काम सीखा हुआ नहीं था। मैंने ऐसे ही एक वर्कशॉप खोल लिया डेंटिंग पेंटिंग का, मैकेनिक का। फिर ऐसे ही मेरे दोस्त बनते गए, कुछ हमदर्द भी बनते गए। तो मुझे किसी एक दोस्त ने नेवी में इंट्रोडक्शन करवा दिया कि नेवी का आपको डेंटिंग पेंटिंग का काम दिलाया करूँगा। तो नेवी का काम भी मैं करने लग गया, आदम जी इंश्योरेंस का भी करने लग गया। भाई साहब, आपने एक और सफ़र किया था कि जी जब कराची आए आपने सब्ज़ी मंडी का भी आपका सफ़र किया। सब्ज़ी मंडी में मैंने काम किया 1981 में। 1981 से लेके 82 तक किया मैंने, साल भर काम किया। तो मैं फुटपाथ पे सोता था अपने घर वालों के लिए, अपने फैमिली के लिए, कि मैं मतलब कोई होटल का किराया पड़ जाएगा या कोई रूम का किराया पड़ जाएगा, इस तरीके से। तो जब एक दिन मैं रात को सोया हुआ था तो मेरे जो पैसे थे वो निकल गए जेब से। वैसे तो मैं पैसे सारे जमा करवाता था, वहाँ एक किसी के पास अमानत रखवाते थे पठान के पास, तो मैं भी उसके पास रखवाता था। तो एक दिन जब मैं उठा सुबह तो मेरी जेब में से पैसे जा चुके थे। जब हालांकि कराची में सब लोग बाहर सोते थे, कोई ऐसा खौफ होता नहीं था। तो ये तो मेरा सब्ज़ी मंडी का वो था। फिर जब सुबह हुई तो मैंने कहा 100-125 रुपया था उस टाइम का, चला गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, ये अगर चले गए हैं तो। फिर मैं 1.5 साल काम करता रहा। मेरा विज़न एक था कि मैं बिज़नेसमैन बनूं। फिर वहाँ से जब मेरे पास पैसे इकट्ठे हो गए तो मैं गाँव टंडो आदम चला गया वापस। फिर मैंने हैदराबाद की सब्ज़ी मंडी, वहाँ से अपना बिज़नेस स्टार्ट किया। ये मेरा बिज़नेस की पहली सीढ़ी थी। तो उन्हीं पैसों से मैंने वहाँ से, मुझे याद है पहले 5 मण किन्नू ख़रीदा मैंने, ये मुझे याद है, किन्नू ख़रीद के, और वो मैंने ले जाके टंडो आदम बेचा। फिर मैं एक फ्रूट का व्यापारी बन गया। टंडो आदम में फ्रूट का एक व्यापारी बन गया। इसी तरह से फिर सिलसिला पहिया चलता रहा टंडो आदम में। फिर मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ कि वालिद साहब बीमार हो गए और 93 में मैं आ गया। 4 ऑपरेशन वालिद साहब के होने के बाद फिर एक ऐसा मोड़ आया कि मेरे ऊपर जो मेरा काम चल रहा था वो भी टाइम ना देने की वजह से क्राइसिस में चला गया, वर्कशॉप भी।
क्राइसिस में चला गया, तो मैं कभी कभार फिर शेरशाह जाता था कि मैं कबाड़ का काम करूं। तो उसमें भी मुझे कुछ नाकामी नज़र आ रही थी कि नहीं हो रही। फिर एक दफ़ा, जो कि मैंने किसी दोस्त को आज तक बात नहीं बताई, मैं बताता हूँ, खुदकशी गुनाह है, मायूस नहीं होना चाहिए अल्लाह की ज़ात से। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि नेटी जेटी के पुल पे रस्सी लेके चला गया मैं। उसकी एक वजह ये थी कि मैं कर्जदार हो गया। जो मेरा घर था उसका कुछ किराया चढ़ गया और डॉक्टरों ने वालिद के लिए जो है ना जवाब दे दिया। वालिद के लिए डॉक्टरों ने, नेशनल वालों ने जवाब दे दिया कि आप अपने वालिद की जो है वो खिदमत अब घर ले जाके कर लें। तो मेरे हालात ऐसे थे, तो मैं उस लिए जो है ना मैं जो है ना वो उधर चला गया। उधर एक बुज़ुर्ग आ गए, उन्होंने आके, उनको पता नहीं क्या, कहाँ से आए, कैसे आए, उन्होंने मुझे रोका कि बेटा खुदकशी गुनाह है। तो मैंने वहीं से रुख फिर चेंज कर लिया। फिर मैं शेरशाह जाने लग गया। शेरशाह जाने लग गया तो एक जामशोरो के अंदर मेरा डॉक्टर था दोस्त, जिसका नाम था डॉक्टर शमशाद। तो जामशोरो में उसको मैंने फ़ोन किया, उसके भाई से नंबर लेके। मैंने कहा यार ऐसे ऐसे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, आप कैंसर के डॉक्टर हो। तो उसने कहा अब्बा को ले आ मेरे पास। उन्होंने मेरी बड़ी हेल्प की, बड़ी मदद की, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं था। उन्होंने वालिद साहब का ऑपरेशन किया। ये वालिद साहब का ऑपरेशन किया 96 में, 1996 में वालिद साहब का ऑपरेशन किया जामशोरो में। जबकि 96 में ही नेशनल वाले जवाब दे चुके थे कि अब आपके वालिद साहब ज़िंदा नहीं रहेंगे। तो उन्होंने जब ऑपरेशन किया वो कामयाब, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने वो कामयाब कर दिया। उसके बाद मेरे वालिद साहब तो सेहतियाब हो गए और मेडिसिन थोड़ी बहुत पे चलते रहे। और मेरे वालिद साहब जो है वो, उनकी डेथ हुई 2012 में, 96 के बाद, यानी कि 16 साल उसके बाद भी वालिद साहब जिए, लेकिन कैंसर की बीमारी में नहीं गए, वैसे जैसे इंसान जाता है। तो ये मेरा कराची आने का सिलसिला था। और उसके बाद ये था, 96 के बाद फिर कराची कब लौटे? नहीं, कराची में ही रहा मैं कराची में ही बिल्कुल रहा। और जब वालिद साहब मेरे ठीक हो गए तो मुझे हौसला आ गया कि वालिद साहब ठीक हो गए। तो उस हिसाब से फिर जो है ना मैं शेरशाह डेली बेसिस पे जाने लग गया। एक मेरा दोस्त था, वो कहता था छोड़ यार, वर्कशॉप का काम अब नहीं है ना, तो काम चेंज कर लो। एक कोई मेरा दोस्त था, कारी साहब था, वो भी कहता था कि यार काम आप चेंज कर लो। तो मैंने फिर शेरशाह के कबाड़ का काम करने लग गया। कबाड़ के काम के अंदर 500 रुपये की दिहाड़ी जिस दिन लग जाती थी, उस दिन मैं कहता था कि यार आज बहुत बड़ी कमाई कर ली, क्योंकि वर्कशॉप के काम में इतना नहीं होता था। जब वो 500 की दिहाड़ी लगती थी, 1000 की लगती थी, तो हम एक मिठाई का डब्बा लेके आते थे कि यार जिसकी भी लगी है शाम को। तो ये सारे शेरशाह में पंखा होटल वाली गली में आराई ही रहते हैं, ज़्यादातर उनकी मोटरों की, इनकी दुकानें आराइयों की है। तो वहाँ पे जब मैं जाता रहा तो मुझे एक शख्स मिला, कह रहा है जी आपका अब मेरा कारोबार का स्टेप चेंज होने जा रहा है, यानी कि अब हालात मेरे बिल्कुल बदलने जा रहे हैं। जब बदलने जा रहे हैं तो एक दोस्त मुझे मिला, वो हल्की फुल्की उससे मेरी सलाम दुआ थी। तो वो फिर मुझे कह रहा है यार चलो आपको जो है ना मैं एक जगह पे कबाड़ दिलाता हूँ, आप शेरशाह में करने लग गए। तो सैड थाने के सामने इटली टेक्सटाइल, तो इटली टेक्सटाइल के अंदर कोई थोड़ा सा स्क्रैप पड़ा हुआ था। जब स्क्रैप पड़ा हुआ था मैं उधर गया तो उससे मैंने सौदा कर लिया। सौदा करके मैं उठाने लग गया। अब थोड़ा सा मैं इसको बात को शार्ट करता हूँ। जब उठाने लग गया तो पहले दिन मैंने गाड़ियाँ लगाई, तो जो मैनेजर था इटली टेक्सटाइल का वो आ गया। तो वो मेरा दोस्त था, हम डेली शाम को वो मेरे लिए पान लेके आता था। तो उससे मैंने भी कभी नहीं पूछा था। मैं दरअसल खुददारी में मैंने ज़िंदगी गुजारी, अभी तक भी वही हाल मेरा सिलसिला है। तो उससे मैंने जब पूछा कि यार आप यहाँ मोहम्मद भाई कैसे, तो मोहम्मद भाई कह रहा है कि मैं तो इस फैक्ट्री का मैनेजर हूँ। तो मैंने कहा यार मैंने इससे स्क्रैप लिया, सौदा करिए। उसने कहा जो लिया है तो वो ये आप उठा लो। मैंने वो स्क्रैप जो मुझे उसने दिखाया था, जो उनको उसने उस बंदे को जो दिया था, वो मैंने उठा लिया। और उठा के आखिरी दिन कोई एक दिन का माल मेरा रह रहा था, मज़दा लगाया हुआ था। तो इटली टेक्सटाइल को फ्रंट से गिराने के लिए
ये टाउन कमेटी वाले आ गए। तो मुझे कह रहा है अभी आप गाड़ियाँ अंदर ही रखो, अभी गाड़ियाँ अंदर ही रखो, टाउन कमेटी वाले आ गए, अभी हमारी कमर्शियल ये जो हमने दुकानें बनाई हुई गिरने वाली। तो टाउन कमेटी से जीप से जो एक उतरा दोस्त मेरा था, क्लास फेलो भी थे हम, तो उसका नाम था नवाज़। वो जैसे उतरा तो उसने मुझे देख के, वो मुझे भी ढूंढता था कराची में, उसने मुझे देख के जफ़ी डाली। और उसके बाद मुझे वो मैनेजर ने कहा कि यार आपका ये दोस्त है तो यही ऑफिसर है गिराने वाला, तो आप कुछ हमारी हेल्प कर सकते हैं। तो मुझे इटली टेक्सटाइल पे वो जो नवाज़ भाई जब आए तो मैनेजर मेरे पास आया कि यार यही तो ऑफिसर है जो हमारा गिरा रहा है। तो वो मुझे जफ़ी डाल के उसने मुझे जब चूमा, तो वो जब भी जाता था भाई के पास है तो भाई को बोलता था यार अकरम का नंबर दो। तो दोस्त था मेरा, वो देते नहीं थे कि हमारा भाई परेशानी में रहता है और हम नंबर इसका नहीं देंगे, नंबर देते थे। नंबर जब मोबाइल होता नहीं था, PTCL का दौर होता था, PTCL नंबर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वर्कशॉप में था, लेकिन उसने कभी भाई ने दिया नहीं। मेरे भाई का नाम है असलम, मुझसे छोटा वही है, मुझसे छोटा एक और था जिसका भी इंतकाल हो गया है, लेकिन वो असलम से ही लेता था, नंबर का डिमांड करता था, नवाज़। तो जब नवाज़ भाई को नंबर नहीं मिला, मुझे फिर शिकवे करने लग गया या कि यार मुझे नंबर नहीं मिला, तो अल्लाह ने मिला दिया। फिर हम सामने रेस्टोरेंट था, बनोरिया रेस्टोरेंट, तो उस बनोरिया रेस्टोरेंट के अंदर हम जाके बैठे, मोहम्मद भाई हम फैक्ट्री का मैनेजर। तो मुझे कह रहा है कि यार बात सुन, मैंने कहा यार ये इस फैक्ट्री को ना गिरा, इसका कमर्शियल उसने वायलेशन की हुई थी, दुकानें बनाई हुई थी कमर्शियल। मैंने कहा यार इसको ना गिरा और छोड़ दे इसको। तो मुझे उसने एक ही कहा कि यार इतने अरसे बाद हम मिले हैं, मतलब यहाँ मैं बताता आपको चलूँ कि जिसके दोस्त मुखलिस हैं, चाहने वाले, वो कभी गरीब नहीं होता। तो ये हज़रत अली का कौल भी है और इस तरह से मैंने ये आजमाया हुआ भी है। तो मुझे कह रहा है कि अगर यार तेरा कोई फ़ायदा हो सकता है तो मैं फ़िलहाल इसको छोड़ सकता हूँ। मैंने कहा यार मेरा फ़ायदा यही है भाई, सीधी सी बात है, आप मेरे से वाकिफ़ हैं, मेरा फ़ायदा यही है कि फ़िलहाल मैं इनसे स्क्रैप उठा रहा हूँ, 2-4 दिन का रह गया है। कह रहा चलो ठीक है यार, उसने मशीनरी सारी वापस भेज दी। इस तरह से जब वो सेठ के पास मैनेजर मुझे लेके गया, उसने कहा कि ये जो स्क्रैप दिया था हमने फलां को, वो उठा दो और उसके बाद आगे ना दो। तो वो उठा लिया मैंने 2 दिनों के अंदर। उठाने के बाद फिर जब मैं फ्री हो गया तो मैं एक दिन सेठ के पास गया, इटली टेक्सटाइल का आमिर सेठ नाम था। जब उसके पास मैं गया, आमिर सेठ के पास, आमिर सेठ ने मुझे ये कहा कि भाई स्क्रैप हमारे पास और भी पड़ा है और आप नवाज़ से हमारी सेटलमेंट बना दो, हमारी ये दुकानें ना टूटे। तो नवाज़ को भी मैंने बुला लिया। नवाज़ ने एक रास्ता बता दिया कि आप कोड के ज़रिए ऐसे आ जाओ, ये कर लो, वो कर लो। तो वो जो होता है तरीक़ाकार, उसके हिसाब से वो उन्होंने स्टे वगैरह ले लिया। और मुझे सेठ ने क्या कहा, मैनेजर को कहा कि जो हमारी बेसमेंट है बराबर से एक नाला गुज़रता था, तो जो हमारी बेसमेंट है ये भरी हुई है, ये अब मेरे कारोबार का बड़ा स्टेप पहले होने जा रहा है। जो बेसमेंट है इसमें नाले से पानी आके बेसमेंट सारी भरी हुई है, आप पानी निकाल लो और स्क्रैप 22.5 रुपये किलो आपने लिया हुआ सारा स्क्रैप उठा लो। मैंने किया, मैंने जो है ना वो स्वीपर जो होते हैं जो नालियों वालियों में उतरते हैं, वो मैंने तलाश शुरू किए और शेरशाह से मैंने 2 पंप ले लिए और मैंने वहाँ पे जाके उसको पहले जहाँ से पानी आ रहा था वो जब गए उन्होंने जाके बंद किया, और बंद करने के बाद जो बोरियां दे के बोरियों के अंदर रेत वेत डाल के भर के लेके जाएं, उसको पूरा देख लिया उन्होंने, बंद हो गया है और थोड़ा थोड़ा आ भी रहा था। फिर मैंने पंप लगा दिए, हेवी पंप उठा के पानी डाल रहे हैं। कोई 15-20 दिन लगे, मैं कामयाब हो गया। मैंने उसको ड्राई कर लिया, बेसमेंट पूरी को। जब ड्राई कर लिया मैं उठाने लगा तो वहाँ से यार इस तरह का माल निकल आया जिसने मेरी लाइफ बदल दी। इस तरह का माल निकल आया, सेठ ने मुझे जो कमिटमेंट की हुई थी उसी के मुताबिक इस तरह का माल निकल आया कि हज़ारों की तादाद में फ्रिजें निकल आई जो कि नहीं थी, लेकिन बहुत अरसे से पड़ी हुई थी, पानी था, कुछ गल गई थी, कुछ एक दूसरी के ऊपर जो पड़ी थी वो बिल्कुल ऐसे ही बचत में पड़ी हुई थी, कुछ फ्रिजें पड़ी थी, कुछ इस तरह से रक्शे पड़े हुए थे, रशियन रक्शे,
और इस तरह की चीज़ें। बाकी मोटरें बहुत सारी थी, तो मोटरों के अंदर मुझे अल्लाह ने बड़ा प्रॉफिट दिया। और वहाँ से फिर मैंने कहा कि यार ये शेरशाह में तो काम जो है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ इतना, तो दुबई तो मैं जा नहीं सकता, दुबई भी वहाँ से लोग जाते थे, तो मैं क्यों ना, मुझे एक बंदा मिल गया, कह रहा है आपको स्टील मिल ले चलता हूँ यार, स्टील मिल में आजकल बड़ा स्क्रैप बिक रहा है। जब स्टील मिल मुझे ले आया वो सन 2000 में, ये 3 साल तो मैं उधर ही चलता रहा, 3 साल शेरशाह में चलता रहा। सन 2000 में जब मुझे वो ले आया स्टील मिल में, तो यहाँ पे मैंने आके स्क्रैप लिया कुछ, और यहाँ से मैं मेहनत करने लगा दयानतदारी और ईमानदारी से। मैं ये बताता आपको चलूँ कि ईमानदारी और दयानतदारी के साथ इंसान चलता रहे, एक दिन कामयाबी हो जाती है। तो स्टील मिल में मैं काम बिजनेस करता रहा, और मुझे काफ़ी सारे ऐसे डीलर थे स्टील मिल के जो कि सिर्फ दफ्तरों की हद तक मौजूद होते थे। मैं प्रैक्टिकल मजदूरी लेबर के साथ, मतलब लेबर से काम करवा के प्रैक्टिकल करता था, तो इसलिए सबके साथ दयानतदारी से चलता था। तो मेरे से लोग कहते थे कि बस आप हमारा माल निकाल के दो, आप हमारा माल निकाल के दो। तो इस तरीके से मैं चलता रहा। फिर मुझे 2004 में मैंने डीलरशिप अप्लाई की, पैसे मेरे पास आ गए थे, अल्लाह ने बहुत दे दिए थे, डीलरशिप भी मेरी हो गई, ABC कैटेगरी की डीलरशिप हो गई। और उसके बाद जो है मैं आज तक स्टील मिल में काम कर रहा हूँ, और स्टील मिल में मेरा रोज़गार है। अब एक मेरी फ़र्म है एम अकरम ट्रेडर्स के नाम से, और एक फ़र्म है मेरी CH वसीम ट्रेडर्स सिविल कॉन्ट्रैक्टर, एक मेरी फ़र्म है अल सिद्रा बिल्डर्स एंड डेवलपर। ये 3 फर्में होगी। एक फ़र्म है मेरी AB इंटरप्राइजेज़ के नाम से। तो इस तरह से जितनी फ़र्में मेरी बनी हुई हैं, इनमें सब में अल्हम्दुलिल्लाह काम होता है, और मैं काम करता हूँ, एक के पीछे एक फ़र्म बनाता गया। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का एक टैक्स पेड शहरी हूँ, टैक्स करता हूँ। टैक्स को मैं समझता नहीं था टैक्स क्या है, लेकिन अब सब कुछ समझता हूँ और टैक्स पेड करता हूँ। और कभी मैं ये बताता चलूँ कि मेरी ज़िंदगी के तजर्बे से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। मायूसी गुनाह है, और खुददारी इंसान के अंदर हो, जो मैंने पाया है, खुददारी हो, मायूस ना हो, और एक दिन अल्लाह ताला उसको कामयाबी के दिन दिखाता है। मैंने तो इसी से सीखा है, खुददारी और मायूसी। जब ये दोनों चीज़ें, मायूसी नहीं होगी, खुददारी होगी, खुददारी के अंदर सब कुछ आ जाता है। किसी से ना धोखा करेगा, ना फ्रॉड करेगा। खुददारी एक ऐसा लफ्ज़ है, ठीक है, खुददारी एक ऐसा लफ्ज़ है कि किसी से कर्ज़ा नहीं मांगेगा। मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी से कर्ज़ा नहीं मांगा, किसी से भी अपनी ज़िंदगी के अंदर। और मेरे अल्लाह ने मुझे कभी भी इस ऐसे नौबत पे नहीं पहुँचाया कि मैं किसी से मांगूँ। तंग दस्तियाँ आती रहती हैं सारी, जितना बड़ा बिजनेस होगा उतना बड़ी मसले मसाइल होते हैं। लेकिन साहब यहाँ स्टील मिल के अंदर कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ा आपको? पाकिस्तान स्टील मिल में जब मेरी डीलरशिप होगी तो 2008 में गवर्नमेंटें चेंज होती रहती हैं। 2008 में ऐसा लग रहा था कि स्टील मिल क्राइसिस में जा रही है, ऐसा, क्योंकि स्टील मिल के अंदर मैं काम करता था। ऐसा लग रहा था कि अब स्टील मिल के हालात अच्छे नहीं होंगे जो अंदर हम देख रहे थे। तो मेरा एक दोस्त था फैप में, जिसका हसन नाम था, फैप का CEO था। तो मैंने एक स्टील मिल से बोल्डर की लाट ले ली, बोल्डर स्लैग की, जो कि जिसमें कंटेंट्स HMLR भी होते हैं, यानी कि लोहे के पीस भी होते हैं, और बोल्डर भी, बोल्डर यानी कि वाकई अर्थ फिलिंग के काम में आता है बोल्डर। तो वो जब मैंने ले ली तो उसकी मेरे पास कहीं सेल का ज़रिया नहीं था। तो हसन साहब से मैंने बात की, मैंने कहा आप एक बर्थ बनाने जा रहे हैं, तो मेरे से ये बोल्डर ले लें, और बोल्डर को जो है ना मैं इसकी फिलिंग करके आपको दूंगा, लेबॉर्ट्री टेस्ट भी करके। और जो है ना हसन साहब ने कहा जी मैंने तो चाइना हार्बर कंपनी है एक, मैंने तो उसको पूरी बर्थ दे दी है, मैं चाइना हार्बर के CEO से आपकी मीटिंग करवा देता हूँ, और अगर उसको चाहिए होगा और टेस्ट पे पूरे उतरेंगे मयार पे, तो अगर आपका स्लैग जा रहा होगा तो मैं बिल्कुल जो है ना आप डाल सकते हैं। तो मेरी उन्होंने कंट्री क्लब में मीटिंग करवा दी चाइना हार्बर के CEO से। जब चाइना हार्बर के CEO से मीटिंग करवा दी तो उसको हमने लेबॉर्ट्री टेस्ट पहले से ही दिखाया, और उससे मेरी 2-4 दिन के अंदर दूसरी मीटिंग हुई और हमारा डिसाइड हो गया।
और मैं जो है ना उसके बाद वो बर्थ के ऊपर काम करने लग गया। अब बर्थ के ऊपर जब काम करने लग गया तो चाइना अर्बर वाले ने जो सीओ फैप वालों की जो बर्थ थी उसके अंदर जो रोड बनना था 719 मीटर बनना था। 719 मीटर रोड के अंदर डेप्थ थी कोई 27-28 फुट समुद्र की गहरी। तो उसमें हम वो मटेरियल डालने लग गए। तो मेरा उनका टाइम था 1 महीने का। मेरे पास डंपर बहुत ज़्यादा थे तो मैंने वो 14 दिन में बना दिया। जब मैंने वो 14 दिन में बना दिया तो मुझे आगे चाइना हार्बर ने अपना सब कॉन्ट्रैक्टर सेलेक्ट कर लिया और अल्हम्दुलिल्लाह वो फैप वालों की बर्थ पूरी हमने सिविल का काम करके बनाई। ये सी का पहला काम था, पहली बर्थ थी। कभी हम बचपन में आते थे इधर जहाज़ देखने के लिए तो कहते थे कि जहाज़ समुद्र में कैसे लगता है। तो मुझे ऐसे फीलिंग हो रही थी कि यार बचपन में हम आते थे, इतनी हमारी कोई ना इंजीनियरिंग है ना तालीम है, तो उसके हिसाब से हमने ये बर्थ बना ली। मैंने सर्वेयर रखा, इंजीनियर कोई नहीं रखा। और चाइना हार्बर के काफ़ी सारे इंजीनियर थे, उनसे हेल्प लेते थे। बहरहाल मैं बड़ा मतलब वो अपने आप पे करने लग गया कि यार देखो अल्लाह जो चाहता है वो जिससे काम करवाना होता है वो हो जाता है। हमारे पास डंपर बहुत ज़्यादा थे। 7 QACT टर्मिनल 2 बनना था। जब QACT टर्मिनल 2 बनना था तो वो सामने से एक गोरा विक्टर था उसका कंसल्टेंट उस प्रोजेक्ट का। वो भी देखता था कि ये कौन सा कॉन्ट्रैक्टर है जिसके पास इतनी ज़्यादा मशीनरी और इतने ज़्यादा डंपर्स हैं। तो उसने मुझे बुलाया और फिर उसने CEO अपने से मिलाया और उसने कहा जी हमारा QACT टर्मिनल 2 है, इसकी हम बिडिंग करवा रहे हैं, आप बिडिंग में आए। मुझे बिडिंग के उसने टेंडर दे दिए। तो CH वसीम ट्रेडर्स जो हमारी सिविल कॉन्ट्रैक्टर कंपनी बनाई थी, ट्रेडर्स मैंने यूँ नाम रखा था, मैंने बनाई थी वो कंपनी कि हम ट्रेडिंग करेंगे इसके ऊपर भी। लेकिन बाद में वो सिविल में जब चले गए तो मैंने सिविल कॉन्ट्रैक्टर उसको कर लिया, इंजीनियरिंग काउंसिल में दाखिला वगैरह उसका करवा के रजिस्ट्रेशन करके और वो कर लिया। जब QACT टर्मिनल 2 में मैंने विन कर लिया, यानी कि लोएस्ट बिडर मैं था। लोएस्ट बिडर मैं था उनकी रिक्वायरमेंट पे। चाइना हार्बर मेरे से ज़्यादा थी, 1-2 फर्में और थी वो उससे ज़्यादा थी। तो पूरी बर्थ बनानी थी, उनका कुछ के अरब से ऊपर की थी और मेरी कुछ काफ़ी कम थी उनसे, यानी कि 40% कम थी बिड। तो मेरे पास मटेरियल था इसलिए मैंने बिड जो है ना कम दी थी। जो उसमें मटेरियल डलना था ऑलरेडी मेरे पास स्टील मिल में मैंने परचेज़ किया हुआ था। तो जब मेरी बिड को उन्होंने सेलेक्ट किया और सिर्फ चाइनीज़ में एक बात मैंने देखी कि जब जिस दिन बिड सेलेक्ट होनी थी उस दिन चाइनीज़ ने भी गए और हम भी आए। हम भी गए, QACT के तमाम इंजीनियर और गोरा विक्टर भी बैठा। चाइनीज़ से उन्होंने पूछा कि आपको तो हम नहीं दे रहे, आपके बहुत सारे रेट ज़्यादा हैं, इस CH वसीम ट्रेडर्स को हम दे दें तो क्या ये हमारा काम कर लेंगे? उसने कहा कर नहीं लेंगे, हमसे अच्छा कर देंगे। तो ये चाइनीज़ में मैंने बड़ी खासियत देखी कि उन्होंने कोई काट नहीं की। हमारा अगर पाकिस्तानी होता ना वो कहता नहीं जी ये तो बेड़ा ही गर्क कर देगा, ये तो तबाह कर देगा, तो इन्हें कितों बनाना। अगर पाकिस्तानी होता, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी में ये ग्रेट है। मतलब अगर मैं भी होता तो खुदा न खास्ता मैंने भी यही बोलना था कि यार इसको ना मिले मुझे मिल जाए। तो जब उन्होंने ये कहा तो मुझे नियाजी साहब ने CEO ने कहा जी आप इसी को दो। 3 से 4 दिन में हमारा एग्रीमेंट बना। हम उसके ऊपर जो टिकट वगैरह थे लगवा के ला के हमने काम जब शुरू कर दिया QACT टर्मिनल 2 का। तो एक और मुझे ऐसी फीलिंग हो रही थी कि एक और टर्मिनल बनाने जा रहा हूँ। अब एक पाकिस्तान स्टील मिल का मैं डीलर बन गया ABC कैटेगरी का। एक और मुझे फीलिंग होने लग गई कि अब मैं एक और जहाज़ खड़े होने वाली बर्थ बनाने जा रहा हूँ, पूरा टर्मिनल बनाने जा रहा हूँ। तो उसमें सिविल का काम सारा मैंने ले लिया, मुझे दिया उन्होंने। पाइलिंग का चाइना हार्बर को दिया, जो शीट पाइल वगैरह थी समुंदर के अंदर जहाँ शिप लगता है, तो वो उनको दिया। हमें 90 डे का काम था। 90 डे के अंदर कंसल्टेंट था गोरा एक विक्टर। जब 70 दिन हो गए हमें तो हमारा काम काफ़ी पड़ा हुआ था, लेकिन हमने कैलकुलेशन के साथ जो मटेरियल वहाँ अर्थ फिलिंग का और स्टोन वगैरह जो भी डलना था वो हमने मटेरियल डंप कर लिया था। 24 ओवर हमारा काम चलता था
और ये फैप वालों की बर्थ बनाई, इसमें भी 24 ओवर था। मटेरियल जब हमने डंप कर लिया था तो मटेरियल डंप करने के बाद हुआ ये कि गोरे ने मुझे कहा कि अगर तूने 90 दिन से ज़्यादा डिले किया तो मैं पर डे तुझे प्लेंटी लगाऊंगा, और कहीं हमने गलती तो नहीं कर ली तुझे काम दे के। तो मैंने और थोड़ी सी मशीनरी बढ़ा के उस काम को तेज़ी कर दी। मेरा एक छोटा बेटा जो नदीम है, ये स्कूल मैट्रिक के बाद पढ़ना नहीं चाहता था, तो इसको पार्ट टाइम में पढ़ना नहीं चाहता था, पार्ट टाइम में भी आ जाता था, पर ज़्यादातर ये छुट्टी वुट्टी करके उधर ही रहता था, मेरे साथ ही रहता था। जो कि जैसा कि मैं अपने अब्बू के साथ रहता था, तो ये छोटा बेटा जो है मेरे साथ रहता था। तो इसका फर्स्ट वो प्रोजेक्ट था, यानी कि इसकी ट्रेनिंग थी कि डीलिंग, पब्लिक डीलिंग कैसे करनी है, इसलिए मैंने इसको छोड़ा हुआ था। बिल बनाने हैं, कैसे करने हैं, क्या है जो भी है। तो 24 ओवर काम किया, 90 डे के अंदर करना था, 86 डे के अंदर हमने कंप्लीट कर दिया प्रोजेक्ट 4 दिन पहले। और गोरा विक्टर को हमने कहा जी आप FDT टेस्ट लगाएं, जो भी आपने चेक करना है आप करें और हम फाइनल बिल जमा करवाएं। तो गोरे विक्टर ने जितने टेस्ट लगाने थे, तो गोरे विक्टर ने मुझे ये कहा कि भाई जो है मैं टेस्ट लगाऊंगा FDT टेस्ट। FDT टेस्ट ये होता है कि आपने अगर लेयर बाई लेयर कोई फिलिंग नहीं की और लेयर बाई लेयर नहीं की तो कंपैक्शन नहीं होगी, कंपैक्शन नहीं होगी तो वो आपका प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो जाता है कि मतलब ये सही नहीं काम किया। तो गोरे विक्टर ने क्या किया, जो उसने एक बड़ी मतलब अंग्रेज़ बड़ा अक्लमंद होता है, उसने 2 मशीनें ली जिसमें 40-40 फुटे कंटेनर लोड, और वो 2 क्रेनें उसने छोड़ दी, एक यहाँ से छोड़ दी, एक वहाँ से छोड़ दी कि FDT टेस्ट लगाऊंगा तो ये 4 दिन लग जाएंगे। अगर कहीं से भी इसकी फिलिंग, जो मटेरियल हमने किया था फिलिंग, ये अगर बैठ गई समुंदर के अंदर है, मतलब लेयर बाई लेयर हमने किया, अगर बैठ गया तो मैं इसको जो है ना बोलूँगा कि इसको दोबारा डिच लगा, इसको दोबारा खेड़ और ये कर वो। उसने दोनों वो करके उसके ऊपर अपनी गाड़ी के ऊपर, उसके टायरों के ऊपर हो के जब आया और आते ही गाड़ी से उतर के मुझे बाजू से पकड़ा, अपने कंटेनर में ले गया और ले जाने के बाद कहा कि मैं आपके काम से बड़ा सेटिस्फाई हुआ हूँ और आप फाइनल बिल करवाएं। जब गोरे ने मुझे कहा था कि आप 90 डे में नहीं करेंगे, जब मैंने कहा था अगर मैंने 90 डे से पहले कर दिया तो आप मुझे क्या देंगे, तो वो कह रहा था कि मैं आपको 1 डे के ऊपर पेमेंट करवाऊँगा। तो गोरे ने मेरे साथ वो जो कमिटमेंट की थी उसको पूरा किया। मुझे कहा कि कल आप बिल जमा करवाओ और 1 डे नहीं 2 डे के अंदर मैं बिल आपका जमा, यानी कि नो रिटेंशन मनी भी नहीं रखूँगा और कंप्लीशन भी नहीं रखूँगा, सारा कुछ तुझे वो कर दूँगा। तो मैंने बिल जमा करवाया, मुझे QACT टर्मिनल 2 का फाइनल चेक मिल गया और जब मैं वो लेके आया मैंने ला के बैंक में जमा करवाया, स्टैंडर्ड चार्टर्ड का चेक था। तो मैं कह रहा था कि या अल्लाह देखो आपने हमसे दूसरी बर्थ भी बना दी हमारी। तो और वहाँ एंड तक गोरा मुझे ये समझता रहा कि मैं एक इंजीनियर हूँ, मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ, जबकि मैं आपको ये बताता चलूँ कि एक जो हमारे दोस्त बोलते हैं कि यार तालीम के साथ कोई बिजनेस का तल्लक है, ये भी गलत बात है। बिल्कुल तालीम ज़रूरी है बिजनेस के लिए, लेकिन आपकी नेक नीति और मेहनत और लगन ये सबसे ज़रूरी है, ठीक है। अब मैं इंजीनियर तो क्या, मैं तो मतलब 5 क्लास ही पढ़ा हुआ हूँ, सीधी सी बात है, मेरी तालीम नहीं है। इंग्लिश की किताब मैं लेके ही नहीं गया हूँ। अब इंग्लिश में पढ़ भी लेता हूँ, लिख नहीं सकता हूँ लेकिन पढ़ लेता हूँ पूरी, यानी कि अपना काम निकाल लेता हूँ। और इंग्लिश बोल भी लेता हूँ, 100% नहीं बोलता हूँ, 75% मैंने कहीं से नहीं सीखी, इस माशरे से सीखी। तो QACT टर्मिनल 2 बन गया। अब इसके बाद मैं आपको बताता चलूँ कि मुझे 2000 ये बना QACT टर्मिनल 2 2011 में। फैप वालों की बर्थ मैंने जो बनाई वो 2009 में शुरू की, 10 में कंप्लीशन की थी। अच्छा 2011 में जब ये काम कंप्लीट कर लिया और मैंने कहा, मेरे एक दिली ख्वाहिश थी कि मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ उम्रे पे चला जाऊं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरी फैमिली के साथ
वालिद साहब भी पूरी फैमिली के साथ मैं उम्रे पे चला गया और वहाँ जाके पहला रोज़ा हम यहाँ रख के गए और 29 दिन अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे अल्लाह ने हमें रखा और उम्रा करके आए पूरी फैमिली के साथ। और वालिद सब पूरी फैमिली सब भाई वगैरह सब भाई नहीं गए थे मेरी फैमिली पूरी और अम्मी अब्बू और सास और ससुर और वाइफ और बाकी सारे बच्चे हम सारे चले गए। मुझे 2014 में एक डेस्कॉन को काम मिला, विंड पावर 100 मेगावाट का FFBL वालों का विंड पावर प्रोजेक्ट था, ये घारो की साइड में। तो वो डेस्कॉन के अंदर एक दोस्त था इंजीनियर, उसने मुझे बुलाया और उसके बाद फिर जो है ना वो उस प्रोजेक्ट में मुझे काम दिया और वो 1 साल का टाइम था। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 9 महीने के अंदर वो काम प्रोजेक्ट कर दिया, विंड पावर प्रोजेक्ट। इंजीनियर उसमें मैंने नहीं रखा, ठीक है, काम भी 100% करके दिया और इंजीनियर नहीं रखा, सर्वेयर रखे। इंजीनियर खुद मैं था और टेक्निकल काम को मैं जानता था। ये 2 प्रोजेक्ट करने के बाद मैं सिविल का काम सीख गया। और ये मैं बताता हूँ कि फिर मुझे 2016 में एक प्रोजेक्ट फिर मिल गया, दाऊद विंड पावर 50 मेगावाट का। वो जब मुझे मिल गया, वो भी डेस्कॉन ने मुझे दिया, चाइनीज़ का प्रोजेक्ट था। उसमें मेरा 6.5 महीने का टाइम था और वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने टाइम से पहले वो प्रोजेक्ट भी किया। तो ये मेरे प्रोजेक्ट थे। और मैं एक बात आपको बताता चलूँ कि एक तो तालीम के साथ बिज़नेस का इतना बड़ा तल्लक नहीं है, जब आप उसको करना चाहो तो जो हो जाएगा। दूसरा ये है कि आप इरादा कर लो पुख्ता, और इरादे के साथ आप कोई भी काम करना चाहें कर सकते हैं। ये मेरी ज़िंदगी का तजर्बा है और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मेगा प्रोजेक्ट किए। अब अल सिद्रा बिल्डर्स एंड डेवलपर जो मेरी ये है कंपनी है, अल सिद्रा बिल्डर्स एंड डेवलपर, अब प्रॉपर मैं बिल्डर भी बन चुका हूँ, 4थी फर्म भी मैंने बना ली है। तो मैंने एक सिद्रा सिटी प्रोजेक्ट लॉन्च किया, उसमें भी अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी दी और हमने टाइम से डिलीवर किया। ये मेरी शॉर्टकट में मैंने बताई आपको, ये जो मेरी स्टोरी है मतलब बिज़नेस की, ये शॉर्टकट में जो मैंने बताई आपको, इस पे मेरा ख्याल है कि सारे दोस्त अगर जो भी मेरी ये वीडियो सुने और जो भी इसको समझ ले तो वो ये समझे कि तालीम एक ज़रूरी है इंसान के लिए, लेकिन उसके साथ आपका ईमानदारी, दयानतदारी और खुददारी वो भी ज़रूरी है। आपकी जो कामयाबी के पीछे है वो खुददारी का एक बहुत बड़ा हाथ होता है। आज हम मोहम्मद अकरम आरई साहब के साथ हैं, हम आरई के प्लेटफॉर्म के ऊपर। मोहम्मद अकरम आरई साहब, आप ज़रा ये बताएं कि जी हम आरई प्लेटफॉर्म के ऊपर आप का सफ़र जो गुजरा है और आरई बिरादरी को क्या पैगाम देना चाहते हैं? हम आरई, मैं मोहम्मद अकरम आरई बात कर रहा हूँ और हम आरई का जो सफ़र है, मैं कहता हूँ कि सब आरइयों को अपने साथ आरई लिखना चाहिए। कोई भी अपने नाम के साथ जो आरई नहीं लगाता वो गलती करता है। वैसे तो देखो सब ज़ातें जो है वो अल्लाह ने बनाई हुई है, ज़ातें सिर्फ इंसान अल्लाह ने बनाए हुए हैं, ज़ातें सिर्फ पहचान के लिए बनी हुई है। सब कौमें जो हैं वो पहचान के लिए बनी हुई हैं। और हम आरई जो है, मैं ये आरइयों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अपने नाम के साथ आरई ज़रूर लिखें। जैसे दूसरी कौमें अपनी शनाख्त करती हैं तो ऐसे करवाएं। बाकी आरइयों की मैं आपको हिस्ट्री बताता चलूँ, सारी कौमें अपनी जगह ठीक हैं। आरई एक खुददार कौम है और मेहनतकश कौम है। आरइयों में आपको कम से कम एक, मैं मतलब ये चैलेंज के साथ बात कह सकता हूँ, आरइयों में आपको भीख मांगता हुआ कोई आरई नहीं मिलेगा। कहीं कोई दोस्त अगर किसी को मिल जाए तो वो मुझे बिल्कुल फ़ोन करके कह भी सकता है कि यार आपने ये गलत बात की। मैंने अपनी लाइफ में 58 ईयर का, मैं इस 31 दिसंबर को हो जाऊंगा, तो मेरी 1962 की पैदाइश है। तो मैंने अपनी लाइफ में आरई भीख मांगता हुआ नहीं देखा।
ये खुददार कौम है। आपने आराई को बिरादरी के लोगों को आपने खुददारी के मेहनत कश कौम है और मेहनत करने वाली कौम है और मेहनत करके खाने वाली कौम है। मैं ये आराइयों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने नाम के साथ आराई ज़रूर लिखें, अपनी शनाख्त करवाएं।